नमस्कार दोस्तों, सौर एकेडमी में आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। 2-3 महीने का समय बचा है पटवारी एग्जाम में, तो इस तैयारी को इन 2-3 महीनों के लिए झोंक दीजिए आप तैयारी को और इसको रिजल्ट में कन्वर्ट कीजिए। और इसी प्रयास में हम ये आज का जो लेक्चर जो कल से हमने संसद शुरू किया है, कल हमने राज्यसभा और लोकसभा को समझा था, उस पर चर्चा की थी। आज जो संसद का बचा हुआ पार्ट है उसको हम पूरा संसद का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। जो कल हमने चर्चा किया था कि संसद के अंग कौन कौन से होते हैं, तो संसद के जो अंग होते हैं वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा होते हैं। संसद को अनुच्छेद, हालांकि वनडे एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार फिर देख लीजिए। 79 के तहत संसद का गठन, 80 के तहत राज्यसभा का गठन और 81 के तहत लोकसभा के गठन की हमने चर्चा की थी कल। बाकी राज्यसभा और लोकसभा के बहुत सारे की फैक्ट हमने कल के लेक्चर में कवर कर दिया है, तो यदि नहीं देखें वीडियो तो कल का लेक्चर देख लीजिएगा। आज जो हम शुरू करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपने आप में एक महत्वपूर्ण पद होता है, भारत के प्रथम नागरिक माने जाते हैं और इनकी अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस तरह से चर्चा करते हैं कि जो राष्ट्रपति है वो संघ की कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। संघ की कार्यपालिक शक्तियां इनके पास होती हैं और जो संघ की कार्यपालिका का वर्णन जो मिलता है संविधान में, संविधान के भाग 5 में संघ की कार्यपालिका का वर्णन कहाँ मिलता है? संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। कहाँ मिलता है संघ की कार्यपालिका का वर्णन? भाग 5 में, और अनुच्छेद 52 से लेकर 123 तक वर्णन मिलता है। अब आगे डिटेल देखते हैं इसकी। पूरे अनुच्छेद नहीं देख रहे हैं, जो प्रमुख अनुच्छेद हैं जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं उन अनुच्छेदों को हम देख रहे हैं। अनुच्छेद 52 के अंदर ये वर्णन किया गया है कि भारत की संघ में एक राष्ट्रपति होंगे और राष्ट्रपति से संबंधित जो जानकारी मिलती है कि राष्ट्रपति का वर्णन कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति होने का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 53 में क्या मिलता है? तो अनुच्छेद 53 में मिलता है कि संघ की जो कार्यपालिक शक्तियां हैं, संघ की जो कार्यपालिक शक्तियां हैं उनके प्रमुख के रूप में किसे? राष्ट्रपति को माना जाता है। या संघ की जितनी भी कार्यपालिक शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही संचालित होती हैं। इस तरह से 52 को देख लिया, भारत के राष्ट्रपति, संघ की कार्यपालिक शक्तियां, 53 में उनका वर्णन है। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक विशेष प्रक्रिया द्वारा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। वो एक अलग विषय है, उसको हम बाद में देखेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना ही समझ लीजिए कि भारत के निर्वाचन जो होता है वो निर्वाचन आयोग द्वारा होता है। इनके जो राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है तो उसको कौन करता है? निर्वाचन आयोग द्वारा। निर्वाचन आयोग द्वारा ही संचालित की जाती है इनकी निर्वाचन की प्रक्रिया। और राष्ट्रपति को यदि किसी कारण से हटाया जाना होता है या उन्हें पद से हटाया जाना होता है तो उनको साधारण प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया जा सकता। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया को रखा गया है। महाभियोग द्वारा ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है और ये महाभियोग लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। चाहे राज्यसभा में आएगा तो बाद में लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में पहले आता है तो राज्यसभा में जाएगा। ये सदस्य द्वारा लाया जाता है। इसकी भी एक विशेष प्रक्रिया है। अभी यहाँ पे महाभियोग की चर्चा नहीं करेंगे, बस इतना देख लेना कि अनुच्छेद 61 में महाभियोग की चर्चा की गई है कि यदि राष्ट्रपति को हटाया जाना है तो महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। इस तरह से जो मेन अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का वर्णन है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है, उसका वर्णन है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। तो ये अनुच्छेद 54 में वर्णित है। और राष्ट्रपति की महाभियोग, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, ये अनुच्छेद 61 में वर्णित है। इस तरह से हमने जो मेन अनुच्छेद थे वो देख लिए। अभी देखते हैं योग्यता। राष्ट्रपति की योग्यता क्या है? तो राष्ट्रपति सबसे पहली योग्यता है तो भारत का नागरिक होना चाहिए और न्यूनतम उम्र उनकी 35 वर्ष होनी चाहिए। यदि राष्ट्रपति को बनाया जाना है तो न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनमें से यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की न्यूनतम या कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा एक और योग्यता है कि राष्ट्रपति संसद सदस्य होने की योग्यता रखना चाहिए, किसी लाभ के पद में नहीं होना चाहिए। तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो एग्जाम में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की न्यूनतम योग्यता कितनी है? तो राष्ट्रपति की न्यूनतम योग्यता कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। इस तरह से हमने योग्यता को कवर कर लिया। अब शपथ।
राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं शपथ। बाकी पदाधिकारियों की को शपथ खुद राष्ट्रपति दिलाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो CJI मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के। अब शक्तियों की बात करते हैं तो राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियां प्राप्त हैं, कार्यपालिक शक्तियां, विधायी शक्तियां, संकटकालीन शक्तियां, विवेकाधीन शक्तियां। तो यहाँ पे जो मुख्य मुख्य शक्तियां हैं हम उनका वर्णन करेंगे। सबसे पहला आता है कार्यपालिक शक्तियां। चूंकि कार्यपालिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति, तो जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां होती हैं, जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्तियों में आते हैं। महत्वपूर्ण नियुक्तियों में कौन कौन सा होता है? ये अनुच्छेद 74-75 का हम देखेंगे। इसमें प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद, ये इनकी नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री करते हैं। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश CJI मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। इसके अलावा लोक सेवा संघ आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कैग नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। AGI अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, या इनको पद से हटाने वगैरह का काम जो है वो भी राष्ट्रपति के कार्यपालिक शक्तियों में आता है। तो इस तरह से बहुत सारी नियुक्तियां, जो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्तियां कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, और ये इनकी कार्यपालिक शक्तियों में आती हैं। दूसरा देखते हैं विधायी शक्तियां। विधायी क्षेत्रों के प्रशासन में बहुत सारे इनको विधायी शक्तियां प्राप्त होती हैं। जब कोई विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आते हैं तो राष्ट्रपति उनको अपने पास रख सकते हैं या कुछ पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं। तो इस टाइप की विधायी शक्तियां इन्हें प्राप्त है। या संयुक्त अधिवेशन, यदि लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाना होता है तो ये राष्ट्रपति बुलाते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन जो बुलाते हैं, अधिवेशन कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये विधायी शक्तियों में आता है कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो वो राष्ट्रपति बुलाते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण जो विधायी है, अनुच्छेद 123 में वर्णन है, 123 में वर्णन है अध्यादेश की शक्ति। अध्यादेश की शक्ति, ये राष्ट्रपति को पावर है कि यदि संसद सत्र में नहीं चल रहा है संसद सत्र में नहीं चल रहा है और कोई अविलंबनीय विषय, कोई महत्वपूर्ण विषय पर कानून बनाना है, तो वो अध्यादेश के द्वारा वो कानून लागू कर सकते हैं और वो कानून तुरंत प्रभावित से लागू हो जाता है। तो ये शक्ति किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। और किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 123 में। जो अध्यादेश लाने की शक्ति है वो अनुच्छेद 123 में निहित है। इस तरह से हमने विधायी शक्तियों को कवर कर लिया। अब देखते हैं संकटकालीन शक्तियां। संकटकालीन शक्तियां बहुत महत्वपूर्ण शक्तियां होती हैं। इसमें संकटकालीन शक्तियां 3 प्रकार की हैं। अनुच्छेद 352, 356 और 360 में निहित है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, इसकी चर्चा अभी बाद में करते हैं। अनुच्छेद 356 में यदि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो वो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं। राज्यों में कई बार राष्ट्रपति शासन लागू होता है, और वो किस अनुच्छेद का प्रयोग करके या कौन सी शक्ति का प्रयोग करके? अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है राज्यपाल के अनुमोदन पर। इसी तरह से 360 को देखते हैं। इसमें वित्तीय संकट है। यदि देश में वित्तीय संकट आता है तो राष्ट्रपति 360 का प्रयोग करके वित्तीय संकट लागू कर सकते हैं। हालांकि भारत में आज तक वित्तीय संकट इस शक्ति का अनुच्छेद 360 का प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये मतलब 300 आज तक वित्तीय संकट नहीं लगा। राज्यों का राष्ट्रपति शासन कई बार लगा है, वो अनुच्छेद 356 में वर्णित है। अब आते हैं 352 में। राष्ट्रीय आपातकाल बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय आपातकाल जो है, यदि बाहरी युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह,
युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। और ये राष्ट्रीय आपातकाल हमारे देश में 3 बार घोषित हुआ है। वो 3 बार कौन कौन से 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है वो 3 बार घोषित किया गया है। कौन कौन से हैं? 1962, 1971 और 1975। इस तरह से 3 बार घोषित किया गया है। 1962 भारत चीन युद्ध, भारत चीन युद्ध हुआ था तब 1962 में आपातकाल घोषित किया गया था। 1971 में भारत पाक युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इमरजेंसी लगाई गई थी। 1971 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। और 1971 में आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर ये 3 बार जो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान, राष्ट्रीय 71 में भारत पाक युद्ध के दौरान और 75 में आंतरिक अशांति के आधार पर। और आंतरिक अशांति के आधार पर इस शब्द को हटा दिया गया है। और 44वें संविधान संशोधन 1976, 44वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इस आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? सशस्त्र विद्रोह को, सशस्त्र विद्रोह को शामिल किया गया है। तो अब जो है राष्ट्रीय आपातकाल किन स्थितियों में लगाया जाता है? युद्ध, यदि बाहरी आक्रमण की आशंका हो या बाहरी आक्रमण हो गया हो, या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। और राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है, 62 में, 71 में और 75 में। इस तरह से हमने राष्ट्रपति के लगभग जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे, महत्वपूर्ण जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें थी वनडे एग्जाम के हिसाब से, उसमें हमने कवर कर लिया है। एक बार एक वर्बल चर्चा और कर लेते हैं। जो संघ की कार्यपालिका का वर्णन मिलता है किसमें मिलता है? भाग 5 अनुच्छेद 52 से 123 में, जिसमें संघ की कार्यपालिका का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति होना चाहिए, भारत में राष्ट्रपति होना चाहिए। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? 52 में। 53 में उन्हें कार्यपालिक शक्तियों का प्रमुख बनाया गया है, या संघ की कार्यपालिक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, ये अनुच्छेद 53 में वर्णन है। 54 में निर्वाचन संबंधी है और 61 में महाभियोग संबंधी है। यदि उन्हें पद से हटाया जाता है तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है। योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए और न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया है एग्जाम में कि राष्ट्रपति की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो वो 35 वर्ष होनी चाहिए। शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और इनके पास कार्यपालिक शक्तियां हैं, जितनी भी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति है उन्हें पद से हटाए जाने का है, वो कार्यपालिक शक्तियों में आती हैं। विधायी शक्तियों में विधायी क्षेत्रों का प्रशासन है और अनुच्छेद 123 में निर्मित अध्यादेश की शक्ति महत्वपूर्ण होती है। यदि संसद सत्र में नहीं है तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति में लागू होती है। और यदि राज्यों की बात करें, वो राज्य की कार्यपालिका में देखेंगे, यदि राज्यों की बात करें तो 231 में राज्यपाल को ये शक्ति प्राप्त है। इसको देखेंगे राज्य की कार्यपालिका में। इस तरह से जो अध्यादेश की शक्ति है 123 के तहत वो किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है, अनुच्छेद 123 के तहत। अब जो संकटकालीन शक्तियां हैं अनुच्छेद 352, 56 और 360 में निहित हैं। 360 में वित्तीय संकट आज तक भारत में नहीं लगाया गया। अनुच्छेद 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन, जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वो इसी अनुच्छेद की शक्तियों का उपयोग करके राष्ट्रपति लगाते हैं। और अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, यदि युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति आती है तो उस समय इमरजेंसी लगाई जाती है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। और देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है, 1962, 1971, 1975। 62 में भारत चीन के युद्ध के दौरान, 71 की बात करें तो भारत पाक युद्ध के दौरान, और 75 की बात करें तो आंतरिक अशांति के आधार पर। आंतरिक अशांति एक शब्द है जो अब नहीं है। आंतरिक अशांति को 44वें संविधान संशोधन 1976 के तहत हटा के सशस्त्र विद्रोह शब्द शामिल कर दिया गया है। इस तरह से राष्ट्रपति का हमने कंप्लीट जो की फैक्ट थे वो देख लिया। अभी एक बचता है कि वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू वर्तमान राष्ट्रपति हैं। और जो पहले राष्ट्रपति हैं वो कौन है? राजेंद्र प्रसाद। तो ये भी याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति हैं और लगातार 2 कार्यकाल तक रहे। अच्छा, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। और राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो 2 कार्यकाल अपना पूरा किए हैं।
इस तरह से राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति और द्रौपदी मुर्मू वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं अभी, और इन्हें आदिवासी राष्ट्रपति होने का भी गौरव प्राप्त है, प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। तो इस तरह से द्रौपदी मुर्मू महत्वपूर्ण हो जाती हैं, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस तरह से ये की फैक्ट, जो महत्वपूर्ण की फैक्ट हैं, हमने राष्ट्रपति से संबंधित कंप्लीट राष्ट्रपति को कंप्लीट कर लिया है। अभी जो हम देखते हैं उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति में बहुत ज़्यादा की फैक्ट नहीं है। इसमें एक ये ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 63 के तहत भारत में उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है कि भारत के संघ में उपराष्ट्रपति होंगे तो वो किस अनुच्छेद के तहत होंगे। अनुच्छेद 63 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 63 में जैसे 52 में राष्ट्रपति होने का वर्णन है, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति होने का वर्णन है। योग्यता उनकी लगभग राष्ट्रपति जैसी है, भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र इनकी भी 35 वर्ष है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। उम्र इनकी भी, न्यूनतम उम्र जो उपराष्ट्रपति की वो 35 वर्ष है। और राष्ट्रपति में रखा गया है कि लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति में राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति में, उपराष्ट्रपति में राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। शपथ कौन दिलाते हैं? तो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, राष्ट्रपति दिलाते हैं, या राष्ट्रपति नहीं है तो उनके द्वारा प्रायोजित कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। तो शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। यदि वो राष्ट्रपति नहीं है तो उनके द्वारा प्रायोजित कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। शक्तियां इनकी बहुत ज़्यादा वो नहीं हैं। जब राष्ट्रपति नहीं होते हैं तो उस समय एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, यदि राष्ट्रपति विदेश में हैं या राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दिए हैं या मृत्यु या इस तरह की स्थिति में जब राष्ट्रपति का पद खाली है तो उस समय उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। और जो राष्ट्रपति के उस समय की जितनी शक्तियां, जितने वेतन भत्ते आदि होते हैं, वो सब इस समय में उपराष्ट्रपति को लागू हो जाता है। तो इस तरह से इनकी शक्तियां एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में होती हैं। और एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, अनुच्छेद 64 में राज्यसभा के सभापति, ये कल भी हमने राज्यसभा का जब चर्चा की थी तो ये बताया था कि राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। पदेन सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। ये निश्चित होता है, पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। इस तरह से हमने उपराष्ट्रपति को देख लिया। उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत होते हैं? अनुच्छेद 63 के तहत कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। उनकी उम्र भी 35 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। और जो पहले उपराष्ट्रपति हैं, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन दूसरे राष्ट्रपति भी बने थे। और जो वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है? जगदीप धनखड़। तो ये भी याद रखिएगा कि वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। इस तरह से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी फैक्ट थे वो सारे क्लियर हो चुके हैं। इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। अब थोड़ा सा मंत्रिपरिषद को देख लेते हैं। अनुच्छेद 74 में वर्णन है कि राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्तियों का निर्वहन करने के लिए, उनके संचालन के लिए, उनके सहयोग के लिए, उन्हें सहायता या सलाह देने के लिए एक प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होनी चाहिए। वो किस में वर्णन है? अनुच्छेद 74 में वर्णन है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होना चाहिए। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होना चाहिए। और अनुच्छेद 75 के तहत अपनी कार्यपालिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन होता है? प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है। लोकसभा चुनाव होते हैं और उसमें जो पार्टी बहुमत लेके आती है उन पार्टियों के सदस्यों मतलब वो पार्टी डिसाइड करती है कि बहुमत दल का नेता कौन होगा, तो वो प्रधानमंत्री बनते हैं। और प्रधानमंत्री की सलाह पर पूरी मंत्रिपरिषद का गठन जो होता है वो नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। इस तरह से हमने एक मंत्रिपरिषद का भी देख लिया। बाकी मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वगैरह, ये सब इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद का ये देख लिए। अभी नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट जो चर्चा करेंगे हम राज्य की कार्यपालिका देखेंगे। ये थी संघ की कार्यपालिका। नेक्स्ट जो देखेंगे हम राज्य की कार्यपालिका, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उनके मंत्रिपरिषद और उनके जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी वगैरह होते हैं, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस तरह से
आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि इसकी लिंक और लोगों को पहुंच जाए और ये सारी चीज़ें जो फैक्ट हैं वो उन लोगों को पता चले और एग्ज़ाम में वो अच्छी तैयारी उनकी हो पाए। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आगे उपस्थित होंगे। धन्यवाद।